बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम तालीम स्पेशल के साथ मैं हूं हारून अब्बासी। ख़वातीन हज़रात, ये बड़ी खुश आइंद बात है कि हमारे मुल्क में बड़े काबिल लोग मौजूद हैं जो तिब के शोबे में करा कदर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। आज हमने जिस शख्सियत को यहाँ दावत दी है, आप हैं प्रोफेसर डॉक्टर आतिफ काज़मी साहब। आप हैं माहिर इमराज जिल्द, और बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। डॉक्टर साहब, ये क्योंकि तालीम से रिलेटेड प्रोग्राम है, मकसद ये है कि हम तलबा और तालबात को एक गाइडेंस देते हैं कि अगर उन्हें ज़िंदगी में तरक्की करनी है तो उन्हें इन मराहिल से गुजरना पड़ेगा और तालीम की तरफ कंसंट्रेट करना पड़ेगा। तो आप हमारे बच्चों को बताइए कि आपका तालीमी सफ़र कैसा गुजरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया, मदऊ किया मुझे इस प्रोग्राम में। देखिए, बात सबसे बड़ी यह है कि हर शख्स जो है दुनिया में जो एक्सेल करता है, उसकी नशेबो फराज तो बहुत होती हैं ज़िंदगी में, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं हर शख्स के। किसी के लिए कोई हाइट्स को अचीव करना आसान नहीं होता। तो जहाँ तक मेरा सवाल है, मेरे 5 बहन भाई हैं हम लोग। तो अपने से पहले मैं ये बताऊं कि मेरे वालिद जो थे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, प्रोफेसर सैयद ग़ुलाम शबीर, वो पाकिस्तान में फाउंडर थे डर्मेटोलॉजी के, स्किन के। माशाल्लाह जी, वो मौजे थे किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज, सबसे बड़ा जी, सबसे बड़ा जी। माशाल्लाह। तो डैडी ने 1947 में जब पाकिस्तान बना तो MBBS किया किंग एडवर्ड से, माशाल्लाह। तो वो पहले पाकिस्तान में डर्मेटोलॉजिस्ट थे, फाउंडर थे, फादर ऑफ डर्मेटोलॉजी उन्हें कहते हैं, फाउंडर ऑफ डर्मेटोलॉजी कहते हैं, माहिर इमराज जिल्द। तो मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि मैं वहाँ पैदा हुआ, उस घराने में जहाँ मेरे वालिद जो थे उन्होंने ये शुबा मुतारफ़ कराया स्किन का। जी बिल्कुल। मैं लाहौर में पैदा हुआ जी, और लाहौर में पैदा होके जो मेरे वालिद थे वो क्योंकि किंग एडवर्ड से ही पढ़े, फिर मेरे वालिद इंग्लैंड चले गए MRCP करने। माशाल्लाह। तो मेरी वालदा भी, वो भी अल्लाह बख्शे, उनका भी इंतकाल हो गया हुआ है। तो वो भी, मैं तब 1 साल का था जब मेरे वालिद और वालदा मुझे इंग्लैंड ले गए। क्योंकि वो वालिद साहब ने MRCP करनी थी, वालदा मेरी हाउस वाइफ थी। अच्छा। वालदा वो मैं छोटा सा था, तो वो प्रैम में वालिद मेरे सुबह जाते थे। अच्छा। अपना एडनबरा एक जगह है इंग्लैंड में, वहाँ उन्होंने MRCP किया, तो वो वहाँ सुबह चले जाते थे। तो मेरी वालदा ने मुझे प्रैम में डालना और ग्रॉसरी करनी और फिर घर लाना और ला के खाना पकाना। तो मेरे वालिद ने शाम को वहाँ से अपने हॉस्पिटल से और अपनी लाइब्रेरी से पढ़ के आना। तो हम वहाँ, मैं यानी मेरे वालिद वहाँ 3 साल रहे। तो मैं जब वहाँ फिर कोई 3.5-4 साल का हुआ तो फिर मेरे वालिद ने MRCP कर लिया। अच्छा। और वो वापस पाकिस्तान आ गए। तो मैं तब दोबारा यही कॉलेज ज्वाइन कर यही वालिद साहब की सारी ज़िंदगी किंग एडवर्ड में गुजरी। यानी ये शोबा जो स्किन का था, ये 1960 में, 1960 में मेरे वालिद ने आके शुरू किया। ही वॉज द फाउंडर, पहली दफ़ा। किसी को पता नहीं होता था स्किन का, जिल्द का कोई शोबा है। और लोगों को उस वक्त जिल्द की बीमारियों का इतना इल्म नहीं था। अब तो हर बंदे को जिल्द का पता है, जो प्रॉब्लम्स हैं अब तो हर शख्स को पता है, डॉक्टर बहुत हैं जिल्द के। तो 1960 की बात है ये। तो ये कोई 65 साल, 64-65 साल हो गए इस बात को। तो वो जब आए पाकिस्तान तो वो फिर लाहौर आ गए, और बस फिर हमारा जनाब लाहौर से सफ़र शुरू हो गया। फिरोजपुर रोड पे मजंग चुंगी पे मेरे वालिद का घर था, कोई 4 कनाल का। अच्छा। वो तब उस वक़्त उनको अलॉट हुआ था। अच्छा। बस मेरे वालिद ने वो लिया। लाहौर में बड़ी मशहूर रोड है फिरोजपुर रोड, मजंग चुंगी का एक एरिया कहलाता है वहाँ, उसके पास। तो वहाँ फिर रिहाइश पजीर हो गए हम। तो मैं जब फिर स्कूल जाने लगा तो वालिद ने एक बड़ा मशहूर स्कूल था तब भी, अब भी है, तो सेंट एंथनीज हाई स्कूल लाहौर, आपने शायद नाम सुना होगा, लॉरेंस रोड पे है। जी बिल्कुल, बहुत तो हमारे ज़माने में मैं 1960-61 में दाखिल हो गया वहाँ। अच्छा। मुझे याद है, मैं 5 साल का था जब दाखिल कराया मेरे वालिद ने। तो वहाँ हमारे ज़माने में ब्रदर्स होते थे स्कूल में,
कोई हमारे लोकल टीचर्स बहुत कम होते थे। अच्छा, सारे ब्रदर्स होते थे, आयरलैंड के और इंग्लैंड के और बाकी बाहर के जितने ममालिक के, तो वो सारे ब्रदर्स हमें पढ़ाते थे। खवातीन भी थी? खवातीन भी थी। अच्छा। और वो खवातीन जो टीचर थी वो भी बाहर की थी। अच्छा। ज़्यादातर पाकिस्तानी जो लोकल टीचर थे बहुत कम थे उस ज़माने में, क्योंकि ये मैं ऑब्वियसली 1960 का मतलब हुआ, वही 60 साल हो गया उस चीज़ को जब मैं दाखिल हुआ। तो उस वक़्त वो जो हमें सेंट एंथनीज हाई स्कूल था, उस वक़्त उसका स्टैंडर्ड जो था वो ये था कि सारे ब्रदर्स पढ़ा रहे हैं, जो ख़वातीन टीचर्स हैं वो कम थी, लेकिन वो भी ज़्यादातर उन्हीं बाहर के ममालिक से थी। लोकल भी थी जो दूसरी भी थी, लेकिन वो ज़्यादा बाहर की थी। खैर मैंने माशाल्लाह क्लास 1 से पढ़ना शुरू किया और मैट्रिक तक 10 साल मैं सेंट एंथनीज पढ़ता रहा। ओह वाह। जी हाँ जी, मैट्रिक तक मैं 10 साल वहीं मेरा सफ़र तालीम का रहा। अच्छा, एक बात बताइए कि ये जो सारे फॉरेनर्स थे जी, हमारे जो बच्चे हैं, जैसे आप बच्चे थे उस ज़माने में, तो हम इस्लामी एक माशरे के लोग हैं, इस्लामी घर में हमारे जो है मजहबी तौर पे, तो उसमें कोई ऐसी बात तो नहीं होती थी कि आपको कोई ये महसूस हो कि हम अपने मज़हब से कुछ दूर हो रहे हैं या कुछ है ऐसी? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका, बड़ा अच्छा। वैलिड क्वेश्चन है कि एक क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ते हुए क्या, और हमारा चर्च भी साथ है, जी हाँ, वो चर्च। सेंट एंथनी जी, का मैंने पढ़ा, देखा और है। हम उस चर्च में जी। जाते भी थे, वो हमें लेके उनकी सर्विसेज जब अच्छा, होती जी हाँ, थी 11 हमें बजे वो होती। बताते थे जी। कि जी ये क्राइस्ट के बारे, और हम जाते थे बच्चे। आज तक हमें फील ही नहीं हुआ वहाँ अच्छा। कि हम कोई ऐसे इदारे में पढ़ रहे हैं जो बड़ा प्रेजुडिस्ड है या मुतासिब है। अच्छा, इस्लाम दुश्मनी का इस्लामिक स्टडीज के हमारे टीचर, इस्लामियात के हमारे अपने पाकिस्तानी टीचर थे। अच्छा। हमें जुमे की ब्रेक होती थी। अच्छा। हाँ जी, जुमे की टीचर्स को भी ब्रेक थी लोकल, और हमें बच्चों को भी ब्रेक होती थी। जुमे के बाद फिर क्लासेस होती थी। अच्छा। उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि जो उर्दू के टीचर थे वो हमारे लोकल थे। अच्छा। इस्लामियात के टीचर हमारे लोकल थे, और बाकायदा जो लोकल हमारा स्टाफ था 15% 20% जो टीचर थे, बाकायदा हमारा प्रेयर रूम बना हुआ था, वहाँ लोग नमाज पढ़ते थे, और बगल में एक मस्जिद भी थी छोटी सी, उस मस्जिद में जाके हम लोग, और आज तक यानी मुझे जो याद है 10 साल मैं वहाँ पढ़ा, 10 साल मेरा वहाँ सफ़र रहा। उस स्कूल में मुझे कभी एहसास ही नहीं हुआ कि मैं किसी क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ रहा हूँ। अरे वाह। आप यकीन करें, हमें कभी किसी टीचर ने कोई अपनी तालीम, कोई क्रिश्चियनिटी की बात फोर्सफुली की हो या कहा हो कि देखो आपका जो मज़हब है इस्लाम है, ये हम लोग क्रिश्चियन हैं, क्रिश्चियन मज़हब बेहतर है, इस्लाम ऐसा, नेवर। उन्होंने आज तक कभी, मैंने कहा ना, उनमें मुतासब था ही नहीं। गुड। अच्छा, एक और बात बताइए कि आपकी गुफ्तगू से मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि बड़ा डिसिप्लिन था वहाँ। जी हाँ। तो किरदार साजी जो है उसके ऊपर क्या ज़्यादा जोर दिया जाता? किरदार साजी का जितने स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन वो थे। अच्छा। अगर हम सुबह 5-10 मिनट लेट हो जाएं तो बाहर का गेट बंद हो जाता था। अच्छा। वी वर नॉट अलाउड। एक आध दफा अच्छा। मेरे अब्बा खुद छोड़ते थे। अच्छा। और खुद लेते थे। Good. हम 5 बहन भाई थे। 3 भाई हम सेंट एंथनीज में पढ़ते थे, और 2 बहनें, मैं सबसे बड़ा हूँ फैमिली में, और जो 2 बहनें थी वो सेक्रेड हार्ट स्कूल है न्यू हॉस्पिटल के साथ, वो GPO के साथ जी बहनें। तो मेरे वालिद ने आज तक कभी किसी ड्राइवर पे रिलाई नहीं किया। अच्छा। तो मेरे वालिद क्या करते थे, हम तीनों भाइयों को पहले सेंट एंथनीज छोड़ा, बहनों को सेक्रेड हार्ट छोड़ा, तो साथ ही में हॉस्पिटल के एडवर्ड चले गए पीछे। वाह। फिर वहां से 1:30 बजे उठे, बहनों को उठाया स्कूल से, हमें यहाँ से लिया तो घर आ गया। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि उस जमाने में जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज थी उसमें आप हिस्सा लेते थे, किस नौयत की थी? मैं क्रिकेट खेलता था। अच्छा। हमारे स्कूल का उस जमाने में 2 स्कूलों से मुकाबला होता था। अच्छा। उस जमाने की सेंट्रल मॉडल और एचएसएन कॉलेज। अच्छा। स्पोर्ट्स में तो हम तीनों स्कूल जो थे, सेंट्रल मॉडल, सेंट एंथनीज और एचएसएन, हम तीनों का आपस में टका के मुकाबला होता था। कभी कोई क्रिकेट में हम लोग नंबर 1 थे, कभी क्रिकेट में सेंट्रल मॉडल एचएसएन था, हॉकी में कभी हम नंबर 1 थे, स्विमिंग में हम लोग नंबर 1 आते थे। तो मैं स्पोर्ट्स में बहुत शौकीन था। अच्छा, इसके अलावा जो डिबेट्स वगैरह होती हैं वो? बिल्कुल, मुझे डिबेट्स का भी शौक था, और मुझे शौक था जाके
प्रेजेंटेशन देने का अच्छा। डिफरेंट इंस्टीट्यूशन में। वाह। हाँ जी, तो मुझे शुरू से यानी कितना कॉन्फिडेंस वो बिल्ड करते थे, यानी उन लोगों, वो हमें एनकरेज करते थे। वाह। वो ये करते थे, उनकी जो, मैंने गोरे की बात देखी थी उस वक्त, हमारे ब्रदर्स की, उन्होंने हमें हर जगह एनकरेज करना, माशाल्लाह। और वो ये कहते थे कि जी हमने बच्चे जो है ना ये वो बनाने हैं कि जो फ्यूचर जिन्होंने पाकिस्तान के लिए होल्ड कर, कौम मिल्लत के लिए, कौम मिल्लत। उस वक्त मैं बात ये देखें, ये 60-65 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। तो उस वक्त हम लोग स्पोर्ट्स में बहुत एक्टिव थे। मैं क्रिकेट का बड़ा शौकीन था। क्रिकेट मैंने बड़ी खेली। उसके बाद मुझे नॉवल पढ़ने का बड़ा शौक होता था। तो मुझे भी उस जमाने में बुक रीडिंग बच्चों में बड़ा एनकरेज किया जाता था। मैं कहता हूँ जी, वो बुक रीडिंग हम ये करते थे, हमारे पास इंग्लिश नॉवेल्स, उर्दू नॉवेल्स सारे उस जमाने में होते थे। और इस जमाने में ना ये मोबाइल था, ना उस जमाने में ये सोशल मीडिया था, ना किसी को पता था क्या चीज है। तो सवाए पढ़ाई लिखाई के काम ही कोई नहीं होता था। या हमने अपनी पढ़ाई पे जोर देना है, या खेल कूद, या फिर हमने ये बुक रीडिंग करनी है। और बुक रीडिंग में मुझे अभी भी याद है, हमारे एक ब्रदर होते थे, ब्रदर ब्रीन थे, ब्रदर लैरी थे, ब्रदर गोल्डन थे, ये वो उन ब्रदर्स के नाम थे। वो हमें कहा करते थे सबको कि whenever you come to school, before coming you should read an English newspaper, so you should improve your English। ये हमें वो कहा करते थे कि आपने इंग्लिश का न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ना है। हम वो इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ते थे, एक पेज पढ़ लिया, वालिद से सीख लिया, जिसकी स्पेलिंग नहीं आते थे वो मुश्किल होता था, जिसके मतलब नहीं पता था। तो अल्लाह का शुक्र है हर जगह हमें हमारे टीचर ने एनकरेज। उसके बाद डॉक्टर साहब आप आ गए कॉलेज में। जी, कॉलेज की बताइए कि आपने ये जो किया, मैंने एफएससी की। जी एफएससी मैंने 1971 में प्री मेडिकल किया सेंट एंथनी से, मैट्रिक किया, मैट्रिक वहां से किया, और फिर एफसी कॉलेज। जी, एफसी कॉलेज उस वक्त कहलाता था फॉर्मल क्रिश्चियन कॉलेज। तब तक वो अभी तक प्राइवेटाइजेशन नहीं हुआ था, नेशनलाइज नहीं हुआ। दोबारा वापस हो गया। जी वापस हो गया। जी मैं भी वहीं का पढ़ा। अच्छा आपने, अच्छा मुझे नहीं पता था। अच्छा तो 71 में मैंने जब वो पास किया तो प्री मेडिकल में माशाल्लाह बड़े अच्छे नंबर आए। तो वो मुझे दाखला, अच्छा मुझे गवर्नमेंट कॉलेज में भी दाखला मिल रहा था। अब मैं उसकी आपको रीज़न बताऊं। रहते थे हम फिरोजपुर रोड पे मदान चुंगी के पास। तो मेरे वालिद ने सोचा कि गवर्नमेंट कॉलेज हमारे घर से दूर था, एफसी कॉलेज नज़दीक था। अगर आप फिरोजपुर रोड से सीधा जाएं तो नहर पे एफसी कॉलेज उधर आ जाता था। तो मेरे वालिद ने मुझे एक साइकिल लेके दी, अच्छा ब्रांड न्यू। उस जमाने में इतना रश भी नहीं होता था। बिल्कुल कोई रश नहीं। तो मेरे वालिद ने तो खाली, बिल्कुल खाली, बिल्कुल जी। तो वालिद ने कहा भाई लो बेटा अब तुम ये ब्रांड न्यू साइकिल लो। तो उन्होंने कहा जी मोटरसाइकिल का मेरी वालदा को बड़ा डर आता था कि ये बच्चे तेज चलाएंगे, एक्सीडेंट होगा। उन्होंने कहा भाई तुमने जाना है। तो एफसी कॉलेज में मेरा दाखिला हो। बहुत बच्चे आते थे साइकिल। जी जी, उस जमाने में तो साइकिलिंग का बड़ा रवाज था। ये कोई तबकाती इतनी भी बात नहीं जी जी, गरीब अमीर बिल्कुल नहीं, उस वक्त नहीं आते। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। बस जी, फिर हमने 1971 से 73 तक एफसी कॉलेज में रहे। अच्छा। और माशाल्लाह प्री मेडिकल का अल्लाह का शुक्र है उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया मेरा। अच्छा। और जब रिजल्ट अच्छा आया तो आई रिमेंबर बीइंग द एल्डेस्ट इन द फैमिली। तो वालिद साहब को शुरू से था कि मेरा बड़ा बेटा जो है कम अज़ कम वो ज़रूर वो जो है मेरी यानी वो मेडिसिन में आए, मेडिकल फील्ड में आए। तो उनको ये था कि मुझे अभी भी याद है, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे डैडी की, कि अभी जिस दिन पता चला कि एफएससी का रिज़ल्ट अनाउंस होना है तो एक रात पहले मेरे वालिद जागते रहे कि अल्लाह ना करे अगर रिज़ल्ट अच्छा ना आया तो फिर ये होगा, ये अल्लाह ताला मेरे बेटे का रिज़ल्ट अच्छा करे ताकि ये सीधा किंग एडवर्ड मेडिकल। और उनको होता था आए तो केई में आए, वो नहीं चाहते थे। बड़ी जी बात। और उस वक्त निश्तर मेडिकल कॉलेज था, आपने नाम सुना होगा जी। उस वक्त कायद आज़म मेडिकल कॉलेज था भावलपुर में। फिर ये फैसलाबाद मेडिकल कॉलेज था, पिंडी में यानी 4-5 जो भी बड़े बड़े। लेकिन वालिद मेरे कहते थे कि जी मजा तब है कि किंग एडवर्ड में जी हाँ। तो फॉर्चुनेटली अल्लाह ने मेहनत का रंग दिखाया और हम किंग एडवर्ड में दाखिल हो गए। अच्छा, जब आपने एमबीबीएस कर लिया जी जी, फिर आपने स्पेशलाइजेशन की तरफ आए। बिल्कुल। तो ये जिल्द का शोबा आपने इस वजह से लिया कि आपके वालिद मरहूम भी
उस फील्ड के थे या आपके अपना इंटरेस्ट था? देखें, बात सबसे बड़ी होती है, एक चीज जेनेटिक भी होती है, मौरूसी भी होती है। जेनेटिक भी होती वो देखे ना, वो जिस तरह हाँ, जी। वो जिस तरह कहते हैं ना, हाँ। कोई शक्ल सूरत जो होती है वो मौरूसी भी होती है। वो कहते हैं ये बाप की शक्ल है, ये माँ की शक्ल है, ये बेटे की शक्ल है, ये भाई की शक्ल है। इसी तरह जीन्स में भी आप समझ लें। अब मैं जब किंग एडवर्ड में दाखिल हुआ तो मेरे वालिद तब से केई में थे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, सीनियर मोस्ट वाइस प्रिंसिपल पे, प्रिंसिपल के ओहदे पे भी वो किंग एडवर्ड के वालिद साहब। अब फर्स्ट आप उनकी क्लास में भी होते थे? जी, क्लास में भी। तो मेरे वालिद टीचर थे। डांट जान जाती थी अब्बा से। हमें पता होता था कि मेरे वालिद ने मेरी वालिदा को एक दफा घर आके कहा कि इसको आतिफ को बता दो कि मैंने इसको स्पेयर नहीं कर रहा, अगर इसका डर्मेटोलॉजी में मैं जब सबसे क्वेश्चन पूछता हूँ रिजल्ट आएगा, ये ना हो कि बाकी बच्चे सोचें कि ये जो इसका वालिद है और इसका वालिद बायस्ड है, अपने बेटे को कुछ नहीं कहता, हमें कहता है। तो 5 साल वालिद का वहां साया ऊपर रहा हमारे। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ, और थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फाइनल ईयर तो वालिद साहब पढ़ाते थे। वो मेरे टीचर थे। सो एक अजीब इत्तेफाक था कि मैं उनका बेटा भी हूँ, मेरे वालिद भी हैं, वो मुझे पढ़ा भी रहे हैं, मैं उनकी क्लास भी अटेंड कर रहा हूँ, मेरे साथ दूसरे लड़के भी यार दोस्त हैं, मजाक भी कर रहे हैं। कोई कह रहा है कोई तेरे फादर तो बड़े सख्त हैं, तेरे फादर तो पढ़ाते हैं, फेल तो नहीं कर रहे, यार सिफारिश कर दे तेरे अपने फादर को। लोग मुझे सिफारिशें करते थे कि उनको कहो जी कि मेरे आतिफ का मैं दोस्त हूँ तो मुझे पास। तो मकसद वो पीरियड बड़ा अच्छा गुजरा और डर भी लगता था। फिर हम को एजुकेशन में पढ़ते थे। अब को एजुकेशन पढ़ने का डर ही होता था कि अगर कोई ऐसी वैसी बात अब्बा को पता लग गई तो वो तो अब्बा ने देख लिया तो मारे जाएंगे, फिर तो पकड़े जाएंगे। तो बस ये इतना वो पीरियड ऐसा गुजरा कि 5 साल का पता ही नहीं चला। अच्छा, नोट्स वगैरह भी बना के देते थे? जी बिल्कुल। वालिद जब डर्मेटोलॉजी में हम स्किन में, हमारा जब सब्जेक्ट स्किन उस वक्त होती थी 4th ईयर और फाइनल ईयर में। अच्छा। तो वालिद साहब ने नोट्स मैंने पढ़ने, वालिद साहब के अपने नोट्स थे, वो रात को मैंने पढ़ने बैठ के जब मैंने जाना, तो जब वो खाने की टेबल पे हमने बैठना दोपहर को, रात को, सारी फैमिली ने, तो वालिद ने एक ही बात करनी, हाँ भाई कैसा तेरा चल रहा है, अब क्या प्लान है तुम्हारा। तो बस वो स्किन की बातें सुन सुन के वालिद से, जिल्द की, तो इनडायरेक्टली वालिद भी चाहते थे लेकिन उन्होंने फोर्स कभी नहीं किया। अच्छा। वालिद की एक बड़ी अच्छी बात थी, वो कहते थे बेटे जो तुम्हारा एप्टीट्यूड है तुम वो करो, आई विल नॉट फोर्स यू कि तुम सर्जन बनो, तुम फिजिशियन बनो, गायनेकोलॉजिस्ट बनो, तुम ऑर्थोपेडिक वाले बनो, मैंने नहीं तुम्हें फोर्स करना। फ्री हैंड दिया था, उन्होंने फ्री हैंड, जो आपकी जो दिल करता है, जो आपको पसंद हो। तो मैंने जब मैं MBBS कर लिया, जब मेरा MBBS हो गया तो उसके बाद हमारी 1 साल की हाउस जॉब होती थी, तब अब भी है वो। तो हाउस जॉब में हमें रोटेशन करनी पड़ती है। हाउस जॉब में मेडिसिन भी, सर्जरी, गायनी, ऑप, यानी हमें हर शोबे में 3-3 महीने लगाने पड़ते थे। वो जब लगाए तो उसके बाद मैंने कहा जी कि अब मैं डर्मेटोलॉजी में ट्राई करता हूँ। अच्छा। मैंने ये नहीं कहा कि मैं स्किन में करूँगा। अच्छा। मैंने सोचा कि मेरे वालिद ने कहा बेटा तुम एक दफ़ा स्किन में वार्ड में, स्किन वार्ड में आ जाओ, वहां तुम जॉब शुरू करो, पसंद हुई तो कर लो, नहीं तो छोड़ देना, जो शोभा होगा पसंद। फिर जब स्किन में घुस गया तो फिर वहां से निकलने को दिल ही नहीं किया। अच्छा। जी हाँ, बस फिर हम चल फिर वो डर्मेटोलॉजी में मैंने अपना, वहीं मेरी ट्रेनिंग हुई, मैंने कोई 2 साल वहां लगाए। अच्छा। 2 साल बाद फिर मैंने, आप बाहर गए थे? जी मैं बताता हूँ, किस मुल्क में? मैं बताता हूँ। पहले मैंने MCPS किया। अच्छा। वो यहाँ से, वो पाकिस्तान से किया। अच्छा। CPSP से 2 साल के अंदर वो जब हो गया, फिर मैं यहाँ से UK चला गया। अच्छा। फिर मैं वहां से USA चला गया। अच्छा। जी हाँ। ये कितने साल का? ये 2 साल USA में, 1 साल UK में। अच्छा, ये डिग्री क्या कहलाती? ये डिग्री वो कराती है अमेरिकन बोर्ड, और ये कराती थी डिप्लोमा इन डर्मेटोलॉजी फ्रॉम लंदन। आप ये फरमाएं कि उसमें कुछ प्रैक्टिकल भी करवाते हैं या सिर्फ पढ़ा थ्योरेटिकल? नहीं, वहाँ जो अमेरिका में और इंग्लैंड में जब उन्होंने देखा कि मैं ऑलरेडी स्किन से करके आया हूँ तो मेरी जाती ही सिलेक्शन हो गई। अच्छा। वो जो इम्तिहान लेते हैं पहले प्री टेस्ट लेते हैं। अच्छा। वो देखते हैं बच्चे को, देखे तो सही। तो मैं तो ऑलरेडी स्किन का डिप्लोमा पास करके गया हुआ था, तो मेरा माशाल्लाह नॉलेज इतना था कि मुझे वहाँ मसला नहीं हुआ। तो वहाँ हमने मरीज भी देखे, बाहर उनके भी गोरे मरीज भी देखे, गोरे मरीजों की स्किन प्रॉब्लम्स देखी जो उनमें ज्यादा देखी जाती हैं। अच्छा। हमारी स्किन जो है इसकी प्रॉब्लम ज्यादातर डिफरेंट है, उनकी प्रॉब्लम्स डिफरेंट है। मेरा ख्याल है उनकी खुराक, उनका जो शराब वगैरह, शराब, उनका खुराक और उनका वेदर, जी, उनका जो वेदर है वो डिफरेंट है, हमारा वेदर डिफरेंट है। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, ये जो जल्दी अमराज हैं, ये क्या वजूहात हैं कि पाकिस्तान में जल्दी अमराज बहुत बढ़ते जा रहे हैं? इसकी क्या कॉजेस क्या है?
देखिए बात सबसे बड़ी यूँ है कि जल्दी इमराज तो शुरू से ही बहुत थे। अच्छा। अब आजकल पोल्यूशन, डस्ट, वेदर, आबादी का बढ़ना, लोगों को पता ना होना कि अपने आप को किस तरह साफ रखना है। कपड़े एक अगर पहने हैं, जीन पहनी एक बच्चे ने तो उसी जीन में सो गया, उसमें उठ के आ गया, दो तीन सफाई जो है ना, जिसको कहते हैं सफाई निस्फ़े ईमान है। अब वो अनफॉर्चुनेटली हमारे जो लोग हैं ज़्यादातर वो सफाई की तरफ बहुत उनका ख्याल नहीं है, और आबादी बढ़ रही है। एक घर में 6-6, 7-7 बच्चे हैं, बेचारे एक कमरे में सो रहे हैं। वही बच्चे जिनके जो हालात हैं, फाइनेंशियल हालात अच्छे नहीं हैं। एक लेबर क्लास का बंदा है, एक गरीब आदमी है, 6-7 बच्चे हैं, खाने को नहीं है, कपड़े पहनने को नहीं है, तो बीमारी तो बढ़नी है ना। तो जल्दी इमराज जो हैं, और वो कहते हैं स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। अच्छा, देखें इससे बड़ा ऑर्गन ही कोई नहीं पूरे जिस्म का। अब यही है, इससे बड़ा ऑर्गन कौन सा है? अगर स्किन ना होती तो हम जिंदा ना होते। स्किन प्रोटेक्टिव बैरियर है, यही तो बचाता है हमें। जी बिल्कुल। अगर स्किन ना होती तो आज हमें जिंदा ही ना होते। तो जो वो कहते हैं स्किन ऑफ द फेस इज द पासपोर्ट टू द सोसाइटी। अच्छा, अब हमारा चेहरा ही पासपोर्ट है ना। मैं आपका चेहरा देख के अगर कहूँ कि जनाबे आला आज तो आप बड़े खुश लग रहे हैं, फ्रेश लग रहे हैं, तो चेहरा देख के कहूंगा ना। अगर मैं ये कहूँ आज तासुर जो है हाँ चेहरा, अगर मैं कहूँ क्या बात भाईजान आज तो आप बड़े डिप्रेस लग रहे हैं, तो चेहरा देख के कहूंगा। तो बॉडी जो स्किन है, स्किन सब कुछ रिफ्लेक्ट करती है बंदे का इनर सेल्फ। गुस्सा है तो स्किन से पता चलता है, अगर खुशी है तो स्किन से पता चलती है, गम है तो उसके। इवन जब शादियां रिश्ते होते हैं, अपार्ट फ्रॉम अदर थिंग्स, लड़के लड़की वाले एक दूसरे को देखते हैं, जेनेटिक, चेहरा जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट। कभी किसी ने रिश्ते के वक्त कहा कि मुझे अल्ट्रासाउंड करके दिखाओ अपना, किसी ने कहा कि तुम्हारा ब्लड टेस्ट किधर है, फिर मैं लड़की दूंगा। तुम्हारे लिवर फंक्शन टेस्ट कराओ, तुम्हारा एक्सरे, पहले एक्सरे टेस्ट करा के छाती का लेके आओ, कोई लंग्स में मसला तो नहीं, फिर मैं अपनी बेटी दूंगा। तो बात सबसे बड़ी ये है कि स्किन एक ऐसी चीज है जो हर जगह काम आती है। अब जब आपकी आईडी कार्ड बनता है तो चेहरे का बनता है, कभी हाथ और पांव का किसी ने आईडी कार्ड बनाया? देखें जहां आइडेंटिटी है चेहरे पे है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि स्किन को, बीमारियां स्किन की अब 3,500-4 हजार हैं इस वक्त। अच्छा। जो स्किन डिजीजेज हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, गोरों में, कालों में, हम लोगों में, दूसरों में। तो ये स्किन प्रॉब्लम अब बहुत बढ़ रही हैं। वेदर नंबर 1, इम्प्रॉपर डाइट नंबर 2, कॉस्मेटिक्स नंबर 3। हमारी खवातीन जो हैं इतना कॉस्मेटिक्स यूज करने लग गई हैं, उनको पता ही नहीं होता इन कॉस्मेटिक्स में है क्या। उन्होंने जो देखना है टीवी पे, या उन्होंने जो देखना है प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, वो उन्होंने यूज कर लेना। लेकिन क्या डॉक्टर साहब कोई हुकूमत की कोई तवज्जो इस, ये जो आपकी इतनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई हैं मेडिकल उसकी, तो वो ये तो बहुत बड़ा क्राइम है जो ख़वातीन आजकल क्रीमें इस्तेमाल करती हैं रंग गोरा करने की ख़ास तौर पे, और उसमें तो कैंसर भी हो जाता है बाद दफ़ा। देखिए आपकी बातें बिल्कुल ठीक हैं, बात होती है प्रायोरिटीज़ की, कौन बंदा किस चीज़ को कितनी इंपॉर्टेंस देता है। हमारे मुल्क में ऐसी कोई चीज नहीं है, कोई लेजिस्लेशन नहीं है हमारे मुल्क में। सजा, अगर लेजिस्लेशन हो भी तो इम्प्लीमेंटेशन, ये बात है। देखिए ना, लेजिस्लेशन आज इदारे हैं, पीएमडीसी है, हेल्थ केयर कमीशन है, सब कुछ है। पीएमडीसी किस लिए बनी है? हेल्थ केयर कमीशन हमारे इदारे हैं ना हेल्थ के। लेकिन आप देख लें ओवरऑल आज तक जो जो उन्होंने फैसले किए उस पर इम्प्लीमेंटेशन कितनी, इस वक्त अतायत कितनी है। अताई डॉक्टर, आप गली महल्ले में चले जाएं, ऐसे ऐसे बोर्ड की डिग्रियां लिखी होंगी, ABCDEFG। आप एक पढ़े लिखे आदमी हैं, आप एक माशाल्लाह बड़े विजन रखने वाले, आप कहोगे यार ये तो ABCDXYZ तक लिख दिया है, इससे बड़ा डॉक्टर तो दुनिया में कोई नहीं, यही डॉक्टर है। तो वो अताई डॉक्टर जो हैं उन्होंने हमारे माशरे का बेड़ा गर्क करके रखा। अच्छा ये फरमाएं डॉक्टर साहब कि क्या ये मुतादी इमराज है कि एक से दूसरे को लगने वाला है? ज्यादातर कैसा है? नॉट ऑल। फंगस जो है जिसको ददरी दाद कहते हैं वो लगने वाला है। अच्छा उसके बाद एक वबाई खारिश है जो पूरी बॉडी पे हो जाती है, वो लगने वाली है। सर में जुएं पड़ जाती हैं, वो लगने वाली हैं। अब नहीं जैसे ये जो चेचक है, मीजल्स हैं, ये इस तरह की ये लगने वाली हैं। ये लाकड़ा काकड़ा जिसे कहते हैं, चिकन पॉक्स, ये लगने वाला है। मीजल्स लगने वाला है, मम्स लगने वाला है, ये मंकी पॉक्स आजकल आया हुआ है, ये लगने
लगने वाला है, स्मॉल सब ऐसी बीमारियां स्किन की हैं, सारी बीमारियां लगने वाली नहीं हैं। अब एक बीमारी को हम चंबल कहते हैं, आपने नाम सुना होगा, अंग्रेजी में एक्जिमा कहते हैं। फिर एक बीमारी सोराइसिस है, वो जिसमें मछली के चाने की तरह के छिलके बन जाते हैं। एक बीमारी विटिलाइगो है, फुलबेरी या बरस है, वो जो व्हाइट पैचेस बन जाते हैं, जिसमें लोग अक्सर कहते हैं जी दूध और मछली के साथ होता है। ये आपने सुनी है ना मिथ? तो मेरे वालिद के पास अल्लाह बख्शे मरीज आते थे ना, तो मरीज ने आके कहना कि शाह जी, उन्होंने कहना जी ये मुझे फुलबेरी हो गई या बरस हो गया, तो ये मछली और दूध के बाद हुआ है। तो मेरे वालिद ने उसको कहना, बेटा अगर मछली और दूध के बाद होता तो सारे बंगाली भरा चिट्टे गोरे होते, काले ना होते। वो मछली भी बहुत खाते हैं। ये फरमाएं कि प्रिकॉशनरी मेजर्स यानी आम आदमी को क्या करनी चाहिए कि वो इन बीमारियों से देखें ना। अब हम बस में सफ़र करते हैं, हम ट्रेन में सफ़र करते हैं, हम रास्ते में जा रहे हैं, भीड़ में जा रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पे तो बड़े चांसेस होते हैं कि आप एक दूसरे को देखिए भीड़ में, 25 करोड़ की आबादी में भीड़ नहीं होनी तो क्या होना है। 25 करोड़ की हमारी आबादी है, हाँ। दफ्तरों में, घरों में, बाजारों में, हर जगह जहाँ जाए। सबसे बड़ी बात है अपना ख्याल आपने खुद रखना है, और अंग्रेजी में कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अब प्रिवेंशन क्या है? आपने बाथ गर्मियों में 2 दफा लेना है, शावर यानी नहाना दिन में कम से कम गर्मियों में 2 दफा, सर्दियों में कम से कम 1 ना 1 दफा जरूर सुबह शावर ले। ठीक है। कपड़े जो आपने पहनने हैं पॉलिएस्टर और सिल्क के कपड़े ना हो, कॉटन के कपड़े। ये पॉलिएस्टर सिल्क क्या करती है, पसीने में जब गर्मी में पहनेंगे तो वो बॉडी को पसीने में उसके साथ जाकर तो फंगस हो जाती है, दाद हो जाती है। कपड़े आपने वो पहनने हैं, पॉलिएस्टर ना हो। जो हम लोग अंडरवियर पहनते हैं वो हमने टाइट अंडरवियर नहीं पहनने, हमें खुले बॉक्सर्स पहनने चाहिए, वो निकरमा, ताकि हवा लगती रहे, नीचे फंगस ना हो, थाई में पसीना। देखिए जब भी पसीना आएगा फंगल इन्फेक्शन बढ़ेंगे, जब भी पसीना आएगा दाद और ददरी बढ़ेगी, चाहे वो पसीना जिस्म पे है, चाहे हमारी बगलों में है, चाहे हमारी थाइज में है। इस वजह से हमने पसीने से बचाने के लिए अपने आप के खुले खुले कपड़े पहनने हैं, टाइट कपड़े नहीं पहनने। नंबर 1। नंबर 2, पानी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करना चाहिए। जी हाँ, क्योंकि बरसात में आजकल के दिन जो लाहौर में हम बैठे हैं, पानी के साथ नमकियात भी कम हो जाती हैं, सॉल्ट एंड वाटर डिप्लीशन कहते हैं उसको। उसका क्या होता है, फिर डिहाइड्रेशन हो जाती है, बंदे में कमजोरी हो जाती है। फिर उसके बाद अगर आप स्किन अपनी फ्रेश रखना चाहते हैं, तरोताज़ा, तो सबसे बड़ी बात है फ्रूट, जूस, फल, दूध, दही, मिल्क शेक्स, ये ज़्यादा लें। लेकिन डॉक्टर साहब पानी जो है वो भी कॉन्टेमिनेटेड, हमारे यहाँ जो पानी है, अब लोग जाहिर है ये बॉटल्स वाला पानी पीते हैं, घरों में भी आम जो पानी है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी बताया है कि ज़्यादातर हमारे यहाँ इलाकों में जो पानी है वो पोल्यूटेड है। तो आप इसमें क्या फरमाते हैं? आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आप जो बात कर रहे हैं 100 नहीं 200% ठीक कर रहे हैं। हमें टाइफाइड क्यों होता है? हमारे मुल्क में टाइफाइड, कॉलेरा, पेट खराब होना, डायरिया हो जाना, बुखार, ये क्यों होता है? ये गंदे पानी की वजह से है ना। जो अब हर शख्स तो मिनरल वाटर नहीं पी रहा, हमारी 70-80% आबादी तो वही है जो पानी वो पीती है। दूसरा, अब देखिए इसमें अब ये कह देना कि मैं हर बंदे को कहूँगी मिनरल वाटर ले, जो बेचारा गरीब आदमी है वो कहाँ से मिनरल वाटर पिएगा? मिनरल वाटर में भी बड़ा फ्रॉड है, मिनरल वाटर में सारे अच्छे थोड़ी हैं। बिल्कुल ये मिनरल वाटर के बड़े स्कैम आए हैं, और वो कहते हैं जी, मैं नाम तो नहीं ले सकता यहाँ उसके कंपनियों के, लेकिन वो कहते हैं जी उस कंपनी का पता चला, जब उसका एनालिसिस किया तो पता चला जी वो तो आधा 50% तो उसमें इन्फेक्शन थी सारी। सो इसमें तो देखें बात सबसे बड़ी है कि पानी का पीना किस तरह पिया जाए। पानी जो है ना, गांव में बहुत अच्छा पानी मिलता है, जो उनके पंप लगे हुए हैं गांव में, जो उनका नीचे से पानी आता है, जो उनकी नहरें जा रही हैं, ट्यूबवेल का पानी, वो लोग लकी हैं। गांव के लोगों की अगर आप जिंदगी देखें तो हम शहरी लोगों से बहुत अच्छी बेहतर है। वो बीमार कम होते हैं, फजा भी उनकी आलूदगी से पाक। सर मैं आपको बताऊं, आप हैरान होंगे, मेरे पास मरीज आता है ना कि कोई गाँव का होता है, जो गाँव में रहता है, बुजुर्ग है 80-85-90 साल का, लो जी वो आके बैठ जाता है, उसका बेटा लाता है, कहता है मेरे वालिद हैं ये स्किन एलर्जी है। मैं कहता हूँ जी बुजुर्गों को शुगर है? कहता कभी नहीं। मैं कहा ब्लड प्रेशर? नहीं। मैं कहा कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड? नहीं। मैंने कहा कोई फालिज? कहते जी मेरे वालिद अब 90 साल के हैं, आज तक बुखार तक नहीं हुआ। सुभान अल्लाह, बड़ी बात। अब ये मैं आपको बता रहा हूँ उन हमारे गांव विलेजेस में जहां पोल्यूशन नहीं है, जहां डस्ट नहीं है, खुला खुला माहौल है, पंप का पानी लगा हुआ है, वहाँ वो जनाब नहरें बह रही हैं पानी की, दूध प्योर है, उस दूध में मिलावट नहीं है इसकी पानी की। हाँ, लेकिन डॉक्टर साहब एक सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि हमने बाहर के मुल्कों में देखा
कि जो फसलों पे स्प्रे करते हैं तो वो एक यानी कि समझें कि शीशे का एक बॉक्स सा होता है या कहते हैं जिसके अंदर वो बंदा बैठा होता है और वो अंदर से स्प्रे कर रहा है, यहाँ पे मुंह पे कपड़ा लपेटा नहीं लपेटा और स्प्रे कर दिया। ये जो पेस्टिसाइड्स वगैरह का जो है उससे स्किन डिजीज़ भी हो रही हैं और उससे आँखें भी यानी अंधेपन भी हो रहा है। तो उसकी आप जो गांव की वो जो रक्षा आप खेल रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ ये खराबियां भी पैदा हो रही हैं। देखिए 100% परफेक्शन आपको कहीं नहीं मिलेगी, ठीक है, चाहे गांव हो चाहे शहर हो। कुछ एडवांटेजेस जो हमें हैं वो उनको नहीं है, कुछ एडवांटेज जो उन्हें हैं वो हमें नहीं है। और ये जो आप बात करें पेस्टिसाइड स्प्रे की और जो ये वहाँ जाके खेतों में काम करती हैं खवातीन मर्द उनके, बिल्कुल आप ठीक कहते हैं, आंखें भी लाल होती हैं, उनकी वो प्रॉब्लम भी। मैं ये नहीं कहता कि जी जो एक शहर का या गांव का जो शख्स है वो बिल्कुल 100% उसको कुछ नहीं होगा, दूसरे को होगा। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ जनरली ये प्रॉब्लम जो हैं पेस्टिसाइडल ये किस तरह ठीक होंगी जब आप एजुकेट करेंगे, जब आप अवेयरनेस आएगी। हाँ। ये उसके बगैर तो नहीं ठीक हो सकती। आज हम ये जो प्रोग्राम कर रहे हैं ये भी अवेयरनेस के लिए है ना बच्चों। इसी तरह जब प्रोग्राम होंगे उनको बताया जाएगा कि बेटा आप जब पेस्टिसाइडल स्प्रेज में आप जब उनको करते हैं अपनी जाके जो आपने सब्जी उगाई हुई है जो आपका अनाज है तो यू हैव टू बी केयरफुल आप उसको। अच्छा फिर हमारे पास वसाइल उतने नहीं हैं। देखें ना बाहर के मुल्कों की आपने बात की, उनके पास बहुत वसाइल हैं, उनके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है। हमारे पास तो इतने वसाइल ही नहीं होते यहाँ के जी वो बंदा अलग-अलग एक डब्बा बनाए और उसमें शीशे के डब्बे में बैठ के करे और वो हो। तो द पॉइंट इज प्रॉब्लम हर जगह हैं, लेकिन अगर आप कंपैरिजन करें, मैं एक बात कर रहा था ये जो सेहत की और स्किन की हवाले से, तो शहर में ज्यादा स्किन डिजीज जाहिर है, यहाँ पोल्यूशन बहुत है, पोल्यूशन है, डस्ट है। फिर उसके बाद जी हाँ अब हम लोगों ने परफ्यूम भी लगाने हैं। हाँ। हमारी औरतों ने कोल्ड क्रीम गोरा करने वाली क्रीमें लगानी है। उन गोरा करने वाली क्रीमों पे वो बने होती हैं अपना स्टीरॉइड्स होते हैं, उनमें स्टीरॉइड से चेहरे पे बाल आ जाते हैं। फिर हमारी जो शहर के लोग हैं उन्होंने मुकाबला करना है कि जी अगर इसने ये साबन लिया तो मैं भी ये साबन लगाऊं। उन साबनों में बड़ा दो नंबर चीज़ें होती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने इधर मुल्तान साइड पे रहीम यार आगे इलाकों में मैं रहा हूँ, वहाँ पे मैंने ये देखा है कि वो जो ख़वातीन कॉटन पिक करती हैं या फालसे करती हैं और चंद दिनों में जो एक 12-13 साल की लड़की होती है वो 2-3 साल के बाद 50 साल की लग रही होती है, उसकी सारी स्किन जल जाती है, काली हो जाती है और वो बड़ा एक मुश्किल काम है। वो देखिए उनको किस तरीके से हम बात ये है कि जो ये कॉटन पिक करती हैं, जो यहाँ ये जो अपना जो गांव हैं जिनमें जिम्मेदारा हो रहा होता है और जहाँ तो इनको तो फोटो सेंसिटिविटी होनी है। इन्होंने तो लाइट में काम करना है, इन्होंने तो अल्ट्रावायलेट लाइट में, तो अल्ट्रावायलेट लाइट ने तो आपकी स्किन को बर्न करना है। अब इनकी अवेयरनेस पैदा ये कर रही है कि हमें इनको सन ब्लॉक लगाने हैं, हमें इन्हें बताना है फुल स्लीव कमीज पहननी है, हमें इनको बताना है कैप लेना है, हमें इनको बताना है सन ग्लासेज लेनी है, चेहरे पे उन्होंने सन ब्लॉक लगाना है, बॉडी पे सन ब्लॉक। ये देखे ना अवेयरनेस वाली बात और टीचिंग वाली बात आई कि ना आई यहाँ। सो दिस इज व्हाट इट इज। अब उन लोगों में वो जो करती हैं पिकिंग करती हैं, ये कॉटन लेती हैं या वो जो बाकी फालसा चुन रही होती हैं, अब उनके लिए सबसे बड़ी बात है उनको हमें एजुकेट करना है कि बेटा जब तुम गर्मियों में मई जून जुलाई की धूप में बैठती हो जाके, तुम्हारा तो मुंह काला गया, मुंह पे तो कैंसर हो जाएगा। तो तुम अपने आप को बेटा वो लगाओ, सन ब्लॉक लगाओ, सनस्क्रीन लगाओ, कपड़े फुल स्लीव पहनो और सर पे कैप लो या चादर लो या दुपट्टा बांधो ताकि उसको धूप से बचो। डॉक्टर साहब उन जिम्मेदारों की जिम्मेदारी बनती है जो इतने बड़ी जमीनों के मालिक हैं और उन्हें अपनी आवाम का कोई उन्हें फिक्र नहीं होती कि हमारे मज़ारे जो हैं बेचारे किस अजाब में हैं। सर आप वो बातें कर रहे हैं जो एक शख्स आजकल बड़ा कम आप जैसे लोग मिलेंगे आपको जो ये बात ऐसी करते हैं, हु आर मोर वरिड एंड बॉदर्ड अबाउट देयर सर्वेंट्स, अबाउट देयर मज़ारा। अब आम आदमी में वो जितने हमारे बड़े बड़े अरबपति करोड़पति जिम्मेदार हैं, दे आर नॉट बॉदर्ड, उनकी प्रायोरिटी नहीं है इन लोगों की। एक अगर उसमें औरत मर भी जाए, काम बंदा मर जाए, वो कहेंगे जाओ दफना दो यार, मुझसे 10,000 ले लो, इसका कफन दफन का कर लो, बाकी खाने का देख लेंगे, बस ठीक, अगला आओ जी, तुम उसका बेटा भेज दो, बेटी भेज दो। उनकी प्रायोरिटीज में ये नहीं है। ये तो हम लोगों को इनको एजुकेट करना है, हमें इन्हें टीच करना है कि ताकि
ये लोग खुद भी जो जब ये जाएं धूप में अपने आप को कवर करें, वेल इक्विप होके जाएं, ताकि और वो जो गोरी स्किन के लोग हैं जिस तरह पठान हैं, कश्मीरी हैं, जट जो होते हैं जिनमें स्किन बहुत फेयर है, उनमें बहुत चांसेस हैं अल्लाह ना करे स्किन कैंसर के। अच्छा। उनमें चांसेस होते हैं कि स्किन बर्न हो जाएगी, उनमें चांसेस है स्किन। तो उन लोगों के लिए हमें उनको बताना है कि बेटा अपना ख्याल करना है, ये चीज़ों से धूप से बचने के लिए ये एहतियाती तदाबीर हैं। और आप अपने मालिक को, जो आपका मालिक है, जो ये ज़मीनों का इंचार्ज है, उसको कहो कि भाईजान मुझे अगर आपने ये काम कराना है तो थोड़ा सा मेरा ख्याल भी करो। ये बात है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं, जनरल बिल्कुल आम पब्लिक जैसे हमारे मिडिल क्लास के लोग हैं, तो खुराक की क्या अहमियत है इससे? वेरी इंपॉर्टेंट। खुराक तो स्किन के लिए इससे इंपॉर्टेंट ही कोई नहीं। आज आप डाइटिंग शुरू कर दें, हफ्ते बाद मेरे पे क्लिनिक आ जाएंगे, डॉक्टर साहब मेरे हल्के पड़ गए, डॉक्टर साहब मेरा तो चेहरा उतर गया, डॉक्टर साहब मेरे तो बाल गिरने लग गए, डॉक्टर साहब मैं तो गंजा हो गया हूँ, डॉक्टर साहब मेरी तो स्किन मुरझा गई है। खुराक इतनी ज़रूरी चीज़ है कि खुराक के साथ ही तो लोग कहते हैं, गुजरांवाले वाले लोगों की खुराक की वजह से देखा नहीं वो तो किस तरह हर बंदा उनका चेहरा और बॉडी देख के कहता है। तो उनको कोई आता है गुजरांवाले का मरीज तो मैं देख के कह देता हूँ, मैं पूछता हूँ पहले, मैं कहता हूँ आप गुजरांवाला से? तो मुझे कहते डॉक्टर साहब तानू किस तरह पता चलिए? मैं कहा माशाल्लाह ए देखो नजर आ गया। मैं कहा असी साड़ी फजीक देखो तो अपनी देखो। तो बात यह है कि खुराक इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन कौन सी खुराक? खुराक में नंबर 1 नो वो बताइए आप। बैलेंस खुराक। बैलेंस्ड। ये एक मेरे पास एक दफा एक मरीज आया अंदरूनी शहर का, हमारे अंदरूनी शहर ग्वाल मंडी में भी आपको पता ना माशाल्लाह। तो मैंने उनको कहा, उसको एलर्जी थी, तो मैंने उनको कहा पता नहीं चौधरी साहब के मियाँ साहब क्या, मैंने कहा जी आप फ्रूट लेते हैं? और डॉक्टर साहब टाइम ही नहीं मिलता, खाना इन्ना खा लेने फ्रूट शूट का किथे तुसी फ्रूट की गल करते हो, मैं वो हरीसा भी खाना है, निहारी भी खाना है, मैं चिकन मटन चरगे चुरगे खा के फिर फल दी जगह किथे रहती। तो कई दफ़ा बंदा हैरान होता है कि उनको पता ही नहीं है कि फल में विटामिन और मिनरल्स जो हैं कितने इंपॉर्टेंट हैं। सो डाइट में हमें हर चीज़ लेनी है, प्रोटीन भी लेनी है, कार्बोहाइड्रेट्स भी लेनी है, फैट्स भी लेनी है, मिनरल्स भी लेनी है, विटामिन भी लेनी है। ये चीज़ें लेंगे। देखिए आप अगर एक तरफ ही चल पड़ें कि मैंने खाली सब्जी खानी है, मैंने सब्जी के अलावा नहीं कुछ लेना, एक बंदा कहे मैंने तो खाली गोश्त खाना है, मैंने गोश्त के अलावा कुछ नहीं लेना, तो आपकी बीमारियां आनी है। फिर डॉक्टर साहब अब लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो रहा है। आप देखिए कि अब जंक फूड आ गए, ये बर्गर शर्गर, ये सारी चीज़ें और तली हुई चीज़ें, और ये जिस तरह हमारे कैंटकी और मैकडॉनल्ड और ये वो, तो ये बैलेंस खुराक तो नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल बैलेंस नहीं है। देखिए मैकडॉनल्ड, केंटकी और ये KFC और पिज़्ज़े और बर्गर ये हैं बच्चों के लिए, और हम भी कभी लें तो हफ्ते में एक दफ़ा ले लें। अच्छा। मैं ये कहा करता हूँ वंस अ वीक इज ऑल राइट। कभी वैसी बंदे का दिल करता है यार घर का खाना खा के थक गए, चलो यार आज चलो कोई बर्गर शगर पिज़्ज़ा शीज़ा खा लें। घर की डाइट से अच्छी डाइट कोई नहीं। अच्छा। ये बात है कि देखिए आपको क्या पता कि जो आप बर्गर खा रहे हैं वो ताज़ा है कि बासी है, कि पिछले मुर्गी मरी हुई थी। हाँ। और पिछले बार तो एक स्कैम था कि गधे का गोश्त भी लोग बना रहे थे, कछुए का। कोई कहता है जी कुत्ते भी लोगों ने काट रहे। सो द पॉइंट, अपने घर के तो डाइट का आपको पता है ना क्यों लोगों के पेट आजकल बहुत खराब होते हैं। जो बंदा बाहर हाथ से खाना खाता है, ओ जी मुझे तो गैस्ट्राइटिस, सॉफ्ट ड्रिंक्स, बिल्कुल सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह, बिल्कुल उनको भी कभी नहीं सॉफ्ट बंद ना करें, कभी कभार कोई पार्टी है ले लें, कभी आप बाहर खाने पे जाते हैं ले लें, घर में पानी पिए। मुझे याद है अल्लाह बख्शे मेरे वालिद गर्मियों में कहते थे जो बच्चा सुबह दही खा के नहीं जाएगा और आम के साथ कच्ची लस्सी नहीं पिएगा उसका पॉकेट मनी मैं बंद कर दूं। अच्छा। हमारे बच्चों को ऑर्डर था, बहनों भाइयों को, हम लोगों को, कि जी गर्मियां जब आती थी दही मैंडेटरी है, और अगर आम खाने हैं तो आम के लिए कच्ची लस्सी बड़ी जरूरी है, नहीं तो तुम्हारा पॉकेट मनी नहीं मिलेगा। तो वो जमाने थे। लेकिन अब जिस तरह आपने कहा ये बर्गर पिज़्ज़ा और ये फास्ट फूड वाले आ गए हैं। लेकिन डाइट जो आप पूछ रहे हैं ना स्किन के लिए, अगर आप चाहते हैं आपके चेहरे पे ग्लो हो, चमक हो, आपका चेहरा फ्रेश लगे, तो डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बताई है। जी बिल्कुल। जी हाँ। और फ्रूट्स और जूसेस, उनका देखें फ्रूट्स और जूसेस को नहीं छोड़ना चाहिए। इवन आपको शुगर भी है जो घर में बना, जो घर का फ्रेश जूस बेहतर है। मैं डब्बे की जूस की बात नहीं कर रहा, फ्रेश जूस की बात कर रहा हूँ। तो ये जरूर लें और इसके साथ बंदा बड़ा फ्रेश लगता है। और अननेसेसरी मेकअप ना करें, अननेसेसरी कॉस्मेटिक्स ना यूज करें, अननेसेसरी क्रीमें ना लगाएं। इन चीजों के साथ हमारी स्किन खराब होती है। जी जी जी।
ख़वातीन हज़रात, आप प्रोफेसर डॉक्टर आतिफ काज़मी साहब की गुफ्तगू सुन रहे थे। माहिर इमराज़ जिल्द हैं, बहुत ही इन्होंने हौसला अफजा बातें की हैं और बहुत अच्छी गाइडेंस दी है आम आदमी के लिए, देहातियों के लिए, और ख़ास तौर पे हमारे नौजवान तलबा व तालिबात। उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की हैं कि अपने आप को खूबसूरत बनाने के लिए ये जो हम क्रीमें इस्तेमाल कर रहे हैं उससे परहेज़ करें, बल्कि अच्छा साफ़ सुथरा घर का खाना खाएं और खुश रहें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, बड़ा अच्छा लगा। हारून अब्बासी को इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।